हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में 15 और 16 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। ये जो लेक्चर है उसको जेएसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए डेडिकेट किया गया है, लेकिन जेएसएससी के सभी एग्जाम और जेपीएससी में भी ये लेक्चर फायदा करेगा। क्लास देखिए, मैं कल शुरू किया था झारखंड जीके से और वहाँ से 90 दिनों का काउंटडाउन शुरू किया गया है। तो 90, 89, 88, 87 इस तरह से जो ऐसे काउंटडाउन में डेली आपको दिखाते रहूँगा और एक एक दिन आपका कम करते जाऊँगा, यानी कि समय आपके पास मैं कम करूँगा। तो थोड़ा सा आपका दिल का धड़कन तेज रहेगा तो आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके, तो काउंटडाउन शुरू हो गया है झारखंड जीके से और झारखंड करंट अफेयर से। 2 वीडियो से आप लोग कनेक्ट जरूर रहिएगा। तो क्लास में बहुत सारा चीज़ है डिस्कस करने के लिए, आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो मणिपुर, आज के मैप में मणिपुर और आसाम को लिया गया है। बाकी जैसा मैप चलता है वैसा चलेगा और एक डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। बाकी टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। देखिएगा तो झारखंड स्टेट है, उसके जो है पड़ोसी राज्य 5 है। पांचों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई नेशनल पार्क पूछा जाता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कोई लेक है या कोई और सारा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है उसके बारे में पूछा जाए, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया जा रहा है टेलीग्राम पे, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होगा। कल उड़ीसा के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस किया था, तो आप लोग जाकर देखिए, विजिट कीजिए और देखिए कितना सारा जो है फ्रूटफुल चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी A4 साइज का सीट जरूर ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोलूँगा उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। और वीडियो को आप लोग बहुत कम लाइक दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिए। 1 से 2 सेकंड आपका लगेगा। और कोई भी डाउट है कौन में बताइएगा, सॉर्ट आउट उसको किया जाएगा जब भी मुझे समय मिलेगा तब। बाकी झारखंड के मैप में आइडेंटिफाई कीजिए डिस्ट्रिक्ट को कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी आसान है। देखिएगा तो ये सबसे पूर्वी जिला भी है झारखंड का और सबसे उत्तरी जिला भी है, यानी कि ये जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है 2 in 1 है। तो इसके बारे में बताइएगा। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाला बिरसा केंद्र को पहले चरण में कितने प्रखंडों में केंद्र खोले जाएंगे? तो यहाँ पे 70, 80, 90 या फिर 100। आप लोग देखे होंगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, कितने जो ऐसे अभी मतलब कितने सीएम ऑफ स्कूल झारखंड में खोले गए हैं, याद है आपको? 80 सीएम ऑफ स्कूल खोले गए हैं। तो डिस्कस किया था न्यूज में, तो उतना ही नंबर का केंद्र भी अभी खोला जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो 80 जो है बिरसा केंद्र खोला जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, ये जो बिरसा केंद्र होगा उसका मेन पर्पस क्या होगा? तो मेन पर्पस है कि राज्य के युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण देना है, यानी कि स्किल का ट्रेनिंग देना है। क्योंकि पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा जॉब नहीं मिलने वाला है। तो स्किल देकर उनको रोजगार देना है और स्वावलंबी बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत आप लोग बोलते हैं, तो आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है जिसका शुरुआत 2022 में हुआ था, उसी के तहत जो है बिरसा केंद्र जो है स्थापना किया जा रहा है। अगेन, जो मुख्यमंत्री सारथी योजना था जिसका शुरुआत 2022 में हुआ था, उसी के तहत बिरसा केंद्र जो है खोला जा रहा है। तो उसके तहत देखिएगा कि निम्न जो यहाँ पे है उन लोगों को लाभ मिलेगा। जैसे जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो 18 से 35 साल वर्ष के युवा हैं, उनको दिया जाएगा। ठीक है, स्त्री पुरुष सबको मिलेगा। बाकी SC, ST और OBC कैटेगरी के हैं उनको जो है 18 से 50 साल तक लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि जनरल लोगों को यहाँ भी मारा गया है। ठीक है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रशिक्षण प्राप्त होने के 3 महीने बाद नियोजन नहीं होने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपया और महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर को 1500 रुपया दिए जाएंगे। तो समझ लीजिएगा कि अगर 3 महीना तक मतलब स्किल आपको दिया गया, स्किल ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन 3 महीना के बाद आपको जॉब नहीं मिला कहीं पे, तो सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता देगी। कितना? 1000 रुपया। ठीक है, नॉर्मल लोगों को। बाकी महिलाएं ऑल कैटेगरीज का, उसके बाद दिव्यांग लोग हैं और उसके बाद ट्रांसजेंडर है, उनको 1500 रुपया दिया जाएगा। ओके, बाकी ये जो योजना होगा उसके लिए नोडल एजेंसी है श्रम विभाग, यानी कि यही जो है योजना में मतलब सबसे आगे चलेगा, यही काम करवाएगा। ठीक है, सारा केंद्र का देखरेख होगा इसी जो इस विभाग के अंतर्गत किया जाएगा। तो सब कुछ ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पे बिरसा देखिएगा तो जो केंद्र खोला जा रहा है उसका फुल फॉर्म भी है। तो बिरसा को देख लीजिएगा, ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन, ये इसका फुल फॉर्म दिया गया था न्यूज़पेपर में। बाकी देख लीजिएगा, लेबर मिनिस्टर ऑफ झारखंड अभी सत्यानंद भोक्ता है। ओके, याद रखिएगा ये सत्यानंद भोक्ता है, अभी लेबर मिनिस्टर यानी कि श्रम मंत्री हैं। बाकी पहले जो थे आपको डिस्कस किया था, कृषि मंत्री भी पहले रह चुके थे और इन पर जैसे मुकदमा भी चल रहा है। ठीक है, बीज घोटाले को लेकर, तो सत्यानंद भोक्ता है। बाकी ये जो योजना बोला जा रहा था कि जो विश्व युवा कौशल दिवस है उस पर जो है शुरू किया जाएगा, जो कि 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश शुरू नहीं हुआ है, तो आगे इसको शुरू किया जाएगा, लेकिन अब शुरू होगा ही होगा। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। 80 जो है केंद्र खोला जाएगा। ओके, उतना ही जितना कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस झारखंड में अभी खोला गया है। ठीक है, 80 सीएम स्कूल अभी खोला गया था, आपको याद होगा डिस्कस किया था। इस तरह से देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ जो है न्यूज में आ रहा था।
बाकी ये बीच का न्यूज है ना, इसको आगे कवर करता हूँ। आपने कुछ देखा नहीं ना, कुछ नहीं देखा आपने, ठीक है। अडानी समूह का गोड्डा स्थित पावर प्लांट झारखंड को कितना बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध कराएगी? 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट या फिर 400 मेगावाट? तो यहाँ पे आप लोग देखा नहीं था, आप लोगों को देखा नहीं था, 400 मेगावाट बोला जा रहा था, न्यूज इसी में कवर कर दिया था। तो 400 मेगावाट का जो है से यहाँ पे पावर, मतलब 400 मेगावाट जो है बिजली सस्ते दरों पर अडानी पावर हमको देने वाली है, यानी कि झारखंड को देने वाली है। तो इतना कुछ याद रखिएगा। तो अडानी समूह देख लीजिएगा, गोड्डा स्थित अडानी समूह का जो गोड्डा स्थित पावर प्लांट है उससे राज्य सरकार को 400 मेगावाट बिजली मिलेगा और सस्ते दर पर यह मिलेगा। इसको लेकर झारखंड सरकार और अडानी समूह के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बाकी यहाँ से कुछ न्यूज में आ रहा था, ध्यान रखिएगा कि जो ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव है अविनाश कुमार चौबे हैं और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं। ये सब न्यूज में कैसे आता है? जैसे कि ये सब यहाँ पे लोग मिल रहे हैं, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग जो है से मौजूद होते हैं, तो उसके चलते न्यूज में सब आते रहते हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड के मुख्य सचिव, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि मुख्य सचिव कौन है, सुखदेव सिंह, याद रखिएगा। ये सब सारा चीज़ याद रखिएगा। ये जो वाट होता है वो पावर का यूनिट होता है ना, ध्यान रखिएगा। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, यानी कि जूल पर सेकेंड जो है से वाट होता है, ठीक है, जूल पर सेकेंड वाट होता है, और वाट सेकेंड आएगा तो वो जूल हो जाएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 1 HP में 746 वाट होता है ना, और यहाँ पे मेगा दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 10⁻6 होता है मेगा का मतलब। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए न्यूज में आ रहा था सारा चीज़, 400 मेगावाट आप लोग देख सकते हैं, सस्ते दर पर बिजली मिलेगा। इसको लेकर जो है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, हेमंत सोरेन से अदानी ग्रुप के जो प्रबंध निदेशक हैं राजेश अदानी, वही जो है सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ पे बुके दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट को मैप में देखिए, गोड्डा यहाँ पे है, संथाल परगना डिवीजन में पड़ता है, तो इधर इसको साहेबगंज टच करता है, इधर पाकू टच करता है, उधर दुमका टच करता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के इसको टच करते हैं, और इधर जो है कौन सा स्टेट है? तो बिहार, तो बिहार इसको टच करता है। बिहार को झारखंड के कुल 10 जिले टच करते हैं। इधर भी वेस्ट बंगाल को ही 10 जिले टच करते हैं, इधर 4 है और इधर भी 4 है, तो याद रखने में कोई आसानी दिक्कत नहीं होगा। और इधर एकमात्र उत्तर प्रदेश से गढ़वा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में 2 सब डिवीजन है और 9 ब्लॉक्स है ना, ये सब कुछ याद रखिएगा। सब डिवीजन 2 है और ब्लॉक अंचल की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राज्य में जन्मे हर बच्चों का निबंधन यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उनको कराने, जन्म पत्र का जो निबंधन है उनको कराने के लिए 1 माह का जो अभियान है उसका शुभारंभ किसने किया है? हेमंत सोरेन, रामेश्वर उरांव, के रवि कुमार या फिर सीपी राधाकृष्णन? हेमंत सोरेन सीएम है, 11वें सीएम है झारखंड के, ऐसे देखिएगा तो नंबर वाइज, ऐसे व्यक्ति के रूप में यह 5वें सीएम है। बोलता हूं तो कंफ्यूज आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। 5वें सीएम है नंबर, 6ठा सीएम रघुवर दास थे, लेकिन ऐसे नंबर देखिएगा मुख्यमंत्री कितने बने अब तक, तो 11वां नंबर पड़ जाएगा। और राधाकृष्णन जी का भी नंबर 11वां है राज्यपाल के रूप में। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, 9वीं थी। 10वें थे रमेश बैस जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव जैसे वित्त मंत्री हैं झारखंड के। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो सारा चीज हो चुका है कि निबंधन कराने के लिए 1 माह का जो अभियान चलाया गया है उसका शुभारंभ 15 जुलाई से किया गया है और 14 अगस्त तक चलेगा। तो 15 जुलाई से 14 अगस्त 1 महीने का यह कार्यक्रम चलने वाला है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव याद रखिएगा के रवि कुमार हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री अभी कोई नहीं है क्योंकि जगन्नाथ महतो जो थे उनका देहांत हो चुका है। तो सब कुछ याद रखिएगा। रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। और झारखंड का जो अभी बजट था 2023-24 के लिए वह 1.16 लाख करोड़ का था ना, ध्यान रखिएगा। इतना करोड़ रुपए का बजट था झारखंड का। ये सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे हरी झंडी दिखाया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है। रामेश्वर उरांव है यहाँ पे, ये सब कुछ लिखा हुआ। निबंधन मतलब एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है सारे बच्चों जितने भी जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में बने नए पुस्तकालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा या फिर स्वामी विवेकानंद? सही आंसर इसका डी होगा, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है इस पुस्तकालय का नाम रखा गया है, यानी कि एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी कि CUJ में। आइए देख लीजिए, इसका नाम रहेगा स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बना है तो यही इसका नाम रहेगा, केंद्रीय का नाम सही रहेगा। बाकी इसको 7000 मीटर स्क्वायर में बनाया गया है और जिसमें एक साथ जो है 1500 छात्र पढ़ सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा जो है लाइब्रेरी बनाया गया है। उद्घाटन जो है जो CUJ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के कुलपति हैं
प्रोफेसर क्षिति भूषण दास, उन्हीं के द्वारा इसको किया गया है। और याद रखिएगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो रांची में इसका लोकेशन डाला हुआ नहीं है, डाल दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ। और एकमात्र जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड में। तो सब कुछ चीजें याद रखिएगा। ओके, सुभाष चंद्र बोस जी को जानते होंगे, 23 जनवरी को उनका बर्थडे, जो कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये भी उड़ीसा के पर्सन है। ये सारा चीज मैं डिस्कस किया था और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। ये पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं देखिएगा तो डेली 1 से 2 तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंडिया में जितना भी एग्जाम हुआ है 1 से 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं डेली एनालाइज करता ही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे काफी अच्छे से पता रहता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। बाकी महात्मा गांधी को देख लीजिएगा, 2 अक्टूबर को जो है से इनका जन्म दिवस है और 2003 से इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को यह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा तो पता होगा, इनका 15 नवंबर को जन्म दिवस है और इसी को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं 2021 से। और स्वामी विवेकानंद जो कि आंसर था, इनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, ये जो है से 1893 में, आपको पता होगा, अमेरिका के शिकागो में फेमस भाषण दिए थे। ठीक है, याद होगा विश्व का धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें। 1897 में ये जो है से रामकृष्ण जो है से मिशन की स्थापना किए थे। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, बेलूर मठ कोलकाता, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ये सब कुछ याद रखिएगा। 1897 में इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, इनको याद रखिएगा। नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लिए बनने वाले लॉन्चिंग पैड का निर्माण कहां पर हुआ है। टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर, बोकारो स्टील प्लांट, ये तो बोकारो में ही है, एचईसी रांची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे जो लॉन्चिंग पैड था, जहाँ से लॉन्च किया जाता है, इस तरह से देखिएगा, तो लॉन्चिंग पैड का निर्माण एचईसी कॉम्प्लेक्स रांची में किया गया था। तो एचईसी आपको पता होगा हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है और इसको चेकोस्लोवाकिया की मदद से एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ठीक है, याद रखिएगा, उसी समय जिस समय डीआरडीओ की स्थापना हुआ था और यहाँ तक कि नासा का भी स्थापना जो है 1958 में ही हुआ था। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। तो एचईसी रांची में जो है लॉन्चिंग पैड का जो है निर्माण किया गया था। तो अभी देखिए न्यूज में इसीलिए आ रहा था कि एचईसी के कर्मचारी है, प्लस में एचईसी का देखिएगा जो वहाँ पे जो ढांचा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जैसा भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा पैसों की तंगी के चलते बदहाल स्थिति है एचईसी का। तो उसको बोला जा रहा है कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मिशन है, उसे हम लोग इतना योगदान दिया है। तो अगर यह डूब रही है कंपनी, तो उसको मतलब ये अगर लिमिटेड या डूब रही है कॉर्पोरेशन, तो उसको जो है उत्थान करना चाहिए। उसी को लेकर जो है एडिटोरियल में यह न्यूज में आया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको न्यूज बोल सकते हैं। तो देख लीजिएगा चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो है एचईसी ही निर्माण नहीं किया है, इसमें जो मेकॉन है रांची, तो वो भी निर्माण किया है। ये जो सब्सिडरी जो है कंपनी है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो जो है सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा, मेकॉन, वहाँ दोनों जगह से निर्माण किया गया था। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन याद देखिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में चल रहा है। तो चंद्रयान को जो लॉन्चिंग किया गया था रॉकेट, उसका नाम था LVM-3 M4 रॉकेट। ठीक है, जिसको फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और लॉन्चिंग डेट तो आपको पता होगा 14 जुलाई 2023 को किया गया था। 23 अगस्त को जो है लैंडर के साथ जो यान है चांद पर उतरेगा। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और बाकी पृथ्वी का स्केप वेलोसिटी जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। स्केप वेलोसिटी याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं जो चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है, तो इसका जो है स्केप वेलोसिटी से अभी अर्थ की परिक्रमा कर रहा है पूरा। उसके बाद स्केप वेलोसिटी जो है अर्थ से यहाँ से जाएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का जाएगा, तब जो है यह जो है अर्थ की कक्षा को छोड़ेगा। इतना स्पीड नहीं दीजिएगा तो कोई भी जो है अर्थ की कक्षा से निकल ही नहीं पाएगा। तो अर्थ के लिए जो है स्केप वेलोसिटी इतना ही है, इतना वेलोसिटी दीजिएगा। तो अगर इतना वेलोसिटी से किसी को अगर फेंक दिया जाए या नीचे से ऊपर, तो जिंदगी में वो कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाली झारखंड की तीरंदाज रीता समैया का संबंध किस जिले से है। खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम या फिर रामगढ़। सही आंसर इसका सी है पश्चिमी सिंहभूम। तो ये पश्चिमी सिंहभूम से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखिएगा। एक तीरंदाज है यानी कि आर्चरी प्लेयर है, नाम है इनका रीता समैया। तो भाग लेने जा रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि चीन में होने वाला है। तो अगर कोई ये मेडल जीत कर लाती है तो फिर से न्यूज में आएगी। फॉर द टाइमिंग आप लोग ऐसे भी न्यूज में आ चुके हैं, तो इनको याद रखिएगा। देख लीजिएगा, समैया है, रीता समैया है, इनका पश्चिमी सिंहभूम से संबंध है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में चीन में होने वाला है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में।
बाकी झारखंड में कुछ तीरंदाज का नाम याद रखिएगा। मधुमिता कुमारी बहुत बार बता चुका हूँ, पूर्णिमा महतो, रीना कुमारी, दीपिका कुमारी, कोमलिका बरी, गोरा हो, संजू कुमार सिंह और अंकिता भगत। ये सब कुछ झारखंड के आर्चरी प्लेयर हैं तीरंदाज। दीपिका कुमारी को याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यही हैं, ठीक है। तीरंदाजी को बोलिएगा तो तीरंदाजी में देखिएगा तो आपको पता होगा 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। 2016 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया था, वो क्या नाम है उनका, सिमोन उरांव, तो उन्हीं के साथ पद्मश्री इनको दिया गया था। ये सब कुछ इनके बारे में याद रखिएगा। रांची के पर्सनालिटी हैं, आर्चरी से बिलोंग करते हैं, तो सारा चीज़ देख लीजिएगा। ये पश्चिमी सिंहभूम से बिलोंग करते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम आपको पता होगा अभी किरीबुरू सनसेट पॉइंट याद आ रहा है ना, तो किरीबुरू जो सनसेट पॉइंट है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो किरीबुरू सनसेट पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो आपको लगेगा ना कि यह स्टेटिक का पोर्शन है, लेकिन ये करंट अफेयर में न्यूज में रहा था। इसीलिए बोलता हूँ करंट अफेयर को बैकग्राउंड मतलब बेस बनाकर चलिए और जो है बैकग्राउंड स्टडी करते रहिए। आंसर इसका सी पश्चिमी सिंहभूम होगा। मैप तो लिया नहीं गया यहाँ पे। पश्चिमी सिंहभूम देखिएगा तो ये जैसे कोल्हान डिवीजन में आता है ना, कोल्हान डिवीजन में आता है, जिसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम को 16 जनवरी 1990 को जो है से अलग किया गया था। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा। और सरंडा फॉरेस्ट आपको पता होगा, सरंडा फॉरेस्ट में जो सरंडा हिल है वो झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आता है। लगभग 3081 फीट इसका हाइट है, जो सरंडा हिल है उसका, जो सबसे ऊंची चोटी है उसका। सरंडा हिल ऐसे आपको सभी जगह मिलेगा कोल्हान प्रमंडल में, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा इसका हिस्सा जो है से पश्चिमी सिंहभूम में ही है। बाकी नौमुंडी खान आपको याद है ना, नौमुंडी खान जहाँ से लोहे की आपूर्ति की जाती है टिस्को को, यानी कि टाटा एंड स्टील कंपनी को, वह पश्चिमी सिंहभूम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को भूमि प्लेटिनम सम्मान के लिए चयनित किया गया है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या फिर रांची? इसका भी आंसर ना पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम को देखिएगा तो अभी भूमि प्लेटिनम सम्मान के लिए चयनित किया गया है। तो ये झारखंड का नहीं, मतलब यहाँ बोलिए कि झारखंड में सम्मान नहीं मिला है, ये सेंट्रल लेवल का अवार्ड जो है झारखंड के इस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो देखिएगा तो भूमि सुधार में अनेक कार्य और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के सफल कार्यान्वयन के लिए, यानी कि सफल कार्य इसके द्वारा किया गया था, तो उसके लिए पश्चिमी सिंहभूम को यह सम्मान दिया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा सफल कार्यान्वयन में पश्चिमी सिंहभूम का पूरे भारत में 10वां स्थान था, यानी कि जो काम किया जा रहा था डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो उसमें हम लोग काम करने में 10वां स्थान पे थे, यानी कि 10वें नंबर पर हम लोग हैं, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा था। ठीक है, मतलब उस परफॉर्मेंस के हिसाब से 10वां नंबर पे थे। बाकी ये जो सम्मान होगा ये देख लीजिएगा, जो जिले के उपायुक्त है, यानी कि जो पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त हैं उनका नाम है अनन्य मित्तल, तो वही जो से लेंगे 18 जुलाई को। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान देंगी, जो कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये सब कुछ याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछा जाता है। देखिए मेरा क्लास में आप लोग पढ़िएगा तो ये सब आपको ना कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर द्रौपदी मुर्मू आई हैं तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाएगा, तो 15वीं लिखा हो यानी कि 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये सब रिविजन करने टाइम आप लोग याद रखिएगा। तो मैं ना 13वां से स्टार्ट, मतलब 11वां से याद करता हूँ कि 11वां से कौन है। तो 11वें मुझे राष्ट्रपति याद था APJ अब्दुल कलाम थे, 12वीं आई प्रतिभा पाटिल, 13वीं आए प्रणब मुखर्जी जी, PM हो गया, 14वीं आए रामनाथ कोविंद जी, और 15वीं आई द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस तरह से मुझे ऑर्डर याद है। ओके, तो वहीं से याद मैं करता हूँ, तो आप लोग याद रख सकते हैं लिस्ट। अब आते हैं झारखंड वन लाइनर इंपोर्टेंट न्यूज देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है वह सोन नदी पर बनाया गया है। यह न्यूज में इसीलिए आ रहा था क्योंकि बिहार जो सरकार है वो बोल रही है कि झारखंड के चलते जो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है वह पूरा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंडी जो है इस पर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है, इसलिए पूरा नहीं हो रहा है। अगर झारखंड इस पर पहल करे तो योजना जल्दी सफल हो जाए, तो ऐसा कुछ न्यूज में निकल कर आ रहा था। तो यह देखिएगा 3 राज्यों के जिला है, राज्यों की परियोजना है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। सोन नदी पर बनाया गया है। सोन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो यह पटना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HEC के पूर्व कर्मी थे, यानी कर्मचारी आप बोल सकते हैं, और रांची स्टेट फुटबॉल चयनकर्ता थे जिनका नाम था प्रभाकर मिश्रा, तो उनका अभी निधन हो गया है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं। 1977 में बांग्लादेश के खिलाफ ये भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, यानी कि प्लेयर थे। तो अभी निधन हुआ है, रांची से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा। छोटा नागपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी कि CAA के आजीवन सदस्यता इनको दिया गया था। ये सब कुछ याद रखिएगा। HEC के कर्मचारी हैं प्रभाकर मिश्रा, तो अभी इनका निधन हुआ है। तो गेम का नाम पूछे तो याद रखिएगा फुटबॉल से यह संबंधित थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे था।
ओके ना। और बाकी इस तरह भी क्वेश्चन आपको तैयार कीजिएगा, जैसे कोई शास्त्रीय गायक है या कोई नृत्यांगना है तो सब पूछेगा किस जो है से नृत्य से बिलोंग करता है, ऐसा भी क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है NUSRL, यह न्यूज में आ रहा था, इसको देखिएगा। फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ। तो इसका लोकेशन रांची में है। इसका जो एस्टेब्लिश किया गया था वह किया गया था, चौथा एक्ट है जो नियम है झारखंड स्टेट असेंबली 2010 का, उसका जो एक चौथा है उसके अकॉर्डिंग जो है तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, याद रखिएगा। 2010 में एक और काम हुआ था झारखंड में, याद आ रहा है कुछ, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन 2010 में ही हुआ था। नोटिफाई किया गया था 2008 में, कंफ्यूज मत कीजिएगा, नोटिफाई किया गया था 2008 में और गठन किया गया था 2010 में JSD में, यानी कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। ऑलरेडी JPSC में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट कुछ कंटिन्यू करते हैं इसी को। गोवर्धन योजना के तहत भारत के 13 राज्यों में 79 जो है यानी कि 79 बायोगैस प्लांट्स को मंजूरी दिया गया है। इसमें एक प्लांट का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो गोवर्धन योजना है उसके चलते उसके तहत जो झारखंड में जो है से कितना प्लांट लगाया जाएगा, बायोगैस प्लांट के बारे में बात किया जाएगा। तो बोलिएगा कि एक लगाया जाएगा। देखिएगा तो इस साल जो बजट में गोवर्धन योजना के तहत कुल जो है से 500 जो है से बायोगैस प्लांट जो है से लगाने की घोषणा किया गया था, जो अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उनके द्वारा। तो इसमें बोला जा रहा था कि जो 75 प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ शहर में लगाया जाएगा, बाकी जो है गांव में लगाया जाएगा। तो 500 बायोगैस प्लांट के बारे में याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो प्लांट लगाया जाएगा वो पंजाब में लगेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। ये जो गोवर्धन है ना, हम नाम सुने हो गोवर्धन योजना, तो गोवर्धन योजना जो है इसका फुल फॉर्म भी होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। न्यूज में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा गोवर्धन का क्या फुल फॉर्म है। बाकी इसको स्टार्ट किया गया था 1 फरवरी 2018 के बजट में, ठीक है, अरुण जेटली जी के द्वारा उसमें, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, जो बायोगैस है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है CH4, जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और आपको पता होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड से ना 80 गुना ज़्यादा जो है से हानिकारक है, यानी कि इतना गुना ज़्यादा यह ग्लोबल वार्मिंग में हार्मफुल है, यानी कि जितना ट्रैप CO2 करेगा उससे 80 गुना जो है से हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 80 गुना ज़्यादा हार्मफुल बोल सकते हैं। CH पर हो गया ना, मीथेन इसका नाम, याद रखिएगा। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट यही है, बायोगैस, नेचुरल गैस, जो भी बोले। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड की एक सरोजनी लकड़ा है और एमएल्ड एक्का है, तो इनको स्पोर्ट्स कोटा से अभी प्रोन्नति दिया गया है। IPS में डिस्कस किया था पहले, आपको न्यूज़ ये छूट गया था, ठीक है, और इसको मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, तो आज मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो आपको से डिस्कस किया था कि झारखंड कैडर में जो IPS की संख्या है वह 125 था, अभी 24 जो है से लोगों को प्रोन्नति मिला है अलग अलग डिपार्टमेंट से, और इस तरह से झारखंड कैडर में जो कुल IPS की संख्या है वह 149 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा 24 अधिकारियों की प्रोन्नति हुआ है। तो उसी में 2 जो है से पर्सन न्यूज में आ रही थी, नाम इनका सरोजनी लकड़ा और एमएल्ड एक्का, तो इनको प्रोन्नति दिया गया था। टोटल 149, याद रखिएगा 24 को प्रोन्नति मिला है। झारखंड कैडर में 149 IPS हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या जिसको बास्टिल डे परेड बोला जाता है उसके अतिथि के रूप में हिस्सा लिए थे। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अभी फ्रांस की यात्रा पर थे, पहले डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिर से आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ठीक है, और यह जो सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, और अभी हाल में आपको पता होगा मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान था वो दिया गया था, द ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो उसमें डिस्कस किया था कि इनको 13 राष्ट्रों का जो है से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा चुका है, तो फ्रांस का भी इंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरह से टोटल जो है 14 राष्ट्रों का जो है नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड मिल चुका है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। बाकी यह इवेंट जो है इस साल का इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 107 साल बाद देखिएगा तो पंजाब रेजिमेंट के 269 जवान है वह इसमें शामिल हुए हैं परेड में, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बाकी देखिए, अगर स्टैटिक पोर्शन में जाकर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछें तो ध्यान रखिएगा, ये जो बास्टी डे है वह इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको पता होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह 1789 में हुई थी, तो उसी में देखिएगा ईयर में 14 जुलाई पर एक बास्टी का किला था, तो वहां पर आक्रमण करके लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया था और बहुत सारा कैदियों को जैसे छुड़ा लिया गया था। वहां पे पहले निरपुण शासक का शासन था, तो लोगों को छुड़ाया गया था, तो उसी के स्मृति में बास्टी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ याद रखिएगा। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। स्टैटिक पोर्शन में जाकर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
और स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता, ये कॉन्सेप्ट फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से ही निकल कर आया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज को कंटिन्यू करता हूं, और एक न्यूज छूट रहा है यहाँ पे, देखिएगा। तो एशियन गेम 2023 जो हांगजू चाइना में होने वाला है, तो अभी मेल टीम के कैप्टन बनाए गए हैं ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, और जो फीमेल टीम का जो कैप्टन बनाए गए वो हरमनप्रीत कौर बनाई गई हैं। तो आगे आने वाला इवेंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यह देखिएगा, एशियन गेम्स 2023 हांगजू चाइना में होगा। पुरुष का कैप्टन कौन है और महिला कैप्टन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज को कंटिन्यू करता हूं, यहाँ पे आ रहा है न्यूज विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप से। तो उसमें स्वर्ण पदक जीता गया है सुमित अतुल के द्वारा। यह एक पैरा एथलीट है, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड है, यानी कि जो नीरज चोपड़ा जी बिलोंग करते हैं उसी से यह बिलोंग कर रहे हैं, उसी गेम से, याद रखिएगा। तो जेवलिन थ्रो से है, लेकिन यह पैरा एथलीट है। सुमित अतुल को याद रखिएगा। इसी के साथ पेरिस जो पैरा ओलंपिक 2024 में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी ऐसे देख लीजिएगा, नॉर्मल ओलंपिक बोला जाता है तो आप लोग ग्रीष्म ओलंपिक समझिएगा। तो 2024 में जैसे पेरिस में होने वाला है, और 2028 में जो गेम होने वाला है ओलंपिक वह लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। तो आगामी गेम्स आप लोग याद रखिएगा। पेरिस तो अब न्यूज में आ चुका है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो 2028 वाला पूछ देंगे। नहीं देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है कि भारत और यूएई जो है से रुपए और दिरहम में व्यापार करेंगे। बाकी आईआईटी दिल्ली का जो है कैंपस अबू धाबी में खोला जाएगा, और भारत का जो यूपीआई है और यूएई का जो आईपीपी है उसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए सब में क्या होने वाला है। तो सबसे पहला बात होता है कि नहीं, इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अगर रुपए और दिरहम में व्यापार करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ से आईआईटी दिल्ली का जो कैंपस खोला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली का जो है ये पहला कैंपस जो है किसी बाहर देशों में खोला जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो कैंपस खोला गया है वो आगे आपको देखने को मिलेगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। और बाकी ये क्या होगा, यूपीआई और यूएई का जो आईपीपी है उसको जोड़ा जाएगा। तो लोग जो है आराम से इसको ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो चार्ज ज़्यादा जो होता है यूएई के लोगों को और भारत के लोगों को नहीं देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो इस मतलब ये सब चीज़ फायदा होने वाला है। तो कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मोदी जी सीधे फ्रांस से उड़े थे और यूएई पहुँच गए थे। तो टोटल यहाँ पे 3 समझौता किया गया था। ओके, बाकी यूएई के राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको याद रखिएगा। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और मुद्रा यहाँ पे दिरहम चलता है, दिरहम यहाँ पे लिखा गया था। बाकी COP 28 ध्यान रखिएगा, यूएई में 2023 में COP 28 का भी आयोजन होने वाला है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप लोग बोलते हैं ना। तो 28 जो है यहीं पे होने वाला है। COP 27 कहाँ पे हुआ था, तो लास्ट साल जो हुआ था वो मिस्र में हुआ था। मिस्र मतलब इजिप्ट ना, ध्यान रखिएगा। इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। COP 28 डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, आगामी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है क्लाइमेट चेंज को लेकर, आप लोग पता हो कितने ज़्यादा न्यूज में रहता है। बाकी इजराइल के जो है न्यूज में निकल कर आ रहा था, वो तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे बोला जा रहा था कि एक लड़का था, उसका जो सर है धड़ से अलग हो गया था। तो बहुत ही जटिल सर्जरी किया गया था, यानी कि सर को धड़ से जोड़ दिया गया था। तो एक तरह का अपने आप में जो है बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने चमत्कार कर दिए थे, उसको लेकर न्यूज में आ गया था। तो मैं यहाँ पे इसका कैपिटल और करेंसी जो है कवर करता हूँ। याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम पूछा है, क्योंकि ऐसा जो है पहला बार किया गया है। तो पहला बार कुछ होता है तो न्यूज में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट बनेगा तो बाद में भी डिस्कस कर दूंगा, डाल भी दूंगा। इजराइल के राष्ट्रपति अभी रेवेन है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल का जो राजधानी है वह जेरूसलम है, मुद्रा यहाँ पे शेकेल चलता है। तंजानिया देख लीजिएगा, तंजानिया जो न्यूज में आया है क्योंकि आईआईटी मद्रास का पहला कैंपस ऐसे खोला जाएगा, और वह जंजीबार में खोला जाएगा। याद रखिएगा, जंजीबार में खोला जाने वाला, ये भी आपको डिस्कस किया था। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, और यहाँ पे मुद्रा जो है चलता है सिलिंग। तो कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 4 सबसे शक्तिशाली सेनाएं कौन कौन सा है, तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अगर लगाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भारत का विश्व में सबसे जो शक्तिशाली सेनाएं हैं उसमें कौन सा स्थान आता है, तो 4था नंबर का हम लोग हैं। तो सब कुछ ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिएगा, एक लंबी कूद के जैसे एथलीट है जिनका नाम है मुरली श्रीशंकर। तो उन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है, डिस्कस किया था बैंकॉक में। तो उसमें अभी कांस्य पदक जीते हैं, और ये भी जो है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जो इवेंट होता है तो उसमें जो अच्छा प्रदर्शन होता है उसी को जो है गेम में भेजा जाता है। कोई भी जो है किसी को नहीं भेजा जाता है, पता चला कि गए और भारत का नाक कटाकर चले आए, तो उसके लिए क्वालिफाई करना होता है।
बाकी उड़ीसा में देख लीजिएगा, अब जो है 4 न्यूज यहाँ पे छोटा छोटा कवर किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में जो है गारंटी बजट पेश किया था। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, तो अभी इस्तीफा दे दिए थे। तो नीदरलैंड का याद देखिएगा एम्स्टर्डम इसका कैपिटल है और मुद्रा यहाँ पे यूरो चलता है। कुछ मैं चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। आपको याद होगा 1928 का ओलंपिक, जिसमें क्या थे, जयपाल सिंह मुंडा जो है लीड कर रहे थे बतौर कप्तान और वहाँ पे गोल्ड मेडल जिताए थे। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक याद रखिएगा। और एम्स्टर्डम में एक हेडक्वार्टर भी है, क्या है, ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है ना, याद रखिएगा। ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है संगठन, उसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में ही है, यानी कि नीदरलैंड का कैपिटल। एक यहाँ पे बुक है जिसका नाम है माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। यह सज्जन कुमार और उषा पाई के द्वारा लिखा गया है। बाकी इंटरनेशनल मलाला डे 12 जुलाई को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा मलाला डे, मलाला से ना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत के वो कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको, जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं उनके साथ जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो वो जो पर्सन है 2012 में, जो 12 नहीं 2014 में जो है से नोबेल प्राइज दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को ना, और मलाला यूसुफजई को, ठीक है, शांति के क्षेत्र के लिए दिया गया था, पीस के क्षेत्र के लिए। ये सब ध्यान रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी इनका संस्था है जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये भारत की पर्सनालिटी है, ये पाकिस्तान की है। तालिबान के खिलाफ जो है से लड़कियों के अधिकार की लड़ाई किए थे, उसी के चलते जो है इनको यह अवार्ड दिया गया था। और इनका बुक भी है ना, आई एम मलाला, बायोग्राफी है। बाकी आज के मैप में तो डिस्कस किया था कि मणिपुर को यहाँ पे लिया जाएगा और एक आसाम को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देखिएगा तो मणिपुर का लोकेशन यहाँ पे है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो मणिपुर को टच कौन कौन करते हैं, तो मणिपुर को जो है 3 स्टेट टच करते हैं, एक मिजोरम टच करता है, एक नागालैंड टच करता है, एक आसाम टच करता है, ठीक है। और इधर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार का है, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा 3 जो है राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब मणिपुर के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे देखिएगा तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकल कर आई है, जिसका नाम है मैरी कॉम। सबसे पहले तो मैरी कॉम रहेगा। मैरी कॉम यहीं के हैं, ये बॉक्सर है। अब इनका अनब्रेकेबल बायोग्राफी भी है, ऑटोबायोग्राफी, याद रखिएगा। बाकी इरोम चानू शर्मिला, याद होगा, सामाजिक कार्यकर्ता है इरोम चानू शर्मिला, यहीं की हैं। प्लस में यहाँ पे देखिएगा तो एक नेशनल पार्क भी है एक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किमुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो इसको याद रखिएगा, किमुल लमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है। और कुछ और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद आ रहा है। बाकी कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जैसे देखिएगा तो आप लोग सुने होंगे छठा शेड्यूल। तो छठा शेड्यूल में कितने स्टेट हैं, तो 4 स्टेट हैं, जिसके लिए ट्रिक बोला जाता है, मेरे सर पढ़ाया करते थे ATM स्क्वायर ना। तो ATM स्क्वायर में 4 स्टेट है। तो ये होता है आपका आसाम, T से होता है त्रिपुरा, M से होता है मिजोरम और M से एक और मेघालय होता है। M स्क्वायर यानी कि 2 बार है। तो सर बताया करते थे कि जो ATM स्क्वायर है, तो याद रखिएगा कि एक ऐसा ATM है जिसमें मनी नहीं है, ठीक है। हमारे वीर सर बताया करते थे, ठीक है, वो सर मेरे वीर हैं। तो वह समझ लीजिएगा। तो इस तरह समझ लीजिएगा कि अगर ATM स्क्वायर है तो इसमें उनको इधर बताया गया था कि जो एक ऐसा ATM है जिसमें मनी नहीं है। तो याद रखिएगा जो छठा शेड्यूल में जो 4 स्टेट है उसमें मणिपुर नहीं है, इस तरह से याद रखिएगा। ATM स्क्वायर ट्रिक है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है। तो सब कुछ याद रखिएगा। ये तो हो गया मणिपुर। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आसाम को। तो आसाम का जो स्टेट, आसाम स्टेट है, वह 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देख लीजिए यहाँ से काउंट कीजिए, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद नागालैंड 4 हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया, इधर मेघालय 6 हो गया, और इधर वेस्ट बंगाल का भी सीमा टच करता है, ठीक है। तो 7 स्टेट जो है से टच करते हैं। यहाँ पे अभी CM एन बीरेन सिंह है ना, याद रखिएगा। CM जो है मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। अभी मणिपुर हिंसा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मणिपुर न्यूज में है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहा था यहाँ पे, तो 7 स्टेट्स इसको टच करते हैं। आसाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो यहाँ जो है नेशनल पार्क है, जैसे कुछ मानस नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस रिवर भी है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के सहायक है। तो जो काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनो के लिए। तो ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, 1 हॉर्न राइनो। और यहाँ पे ढोला सादिया ब्रिज भी है, यहाँ पे लोहित रिवर पर, ध्यान रखिएगा, ढोला सादिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है।
हेमंता विश्व शर्मा अभी यहाँ के सीएम है, ठीक है, याद रखिएगा, हेमंता विश्व शर्मा। इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, मैं प्रैक्टिस में इतना कुछ करवा दिया, सारा चीज एक बार में याद नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ न्यूज़पेपर का कटिंग अप दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज में आ रहा था झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल में बना है जीवाश्म पार्क। देखिए न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैं पहले भी डिस्कस किया था। देखिए इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो जीवाश्म पार्क आ गया, तो ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। तो राजमहल जो है साहेबगंज में पड़ता है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो जीवाश्म पार्क, फोसिल पार्क यहीं पे लोकेटेड है। नहीं देखिएगा, पाइका नृत्य को देखकर झूम उठे दर्शक। अब देखिए कल मैं क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि 68वां स्थापना दिवस मनाया गया, और अब की देखिए 69वां लिख दिए, गजब हाल है। 68वां स्थापना दिवस ही मनाया गया था, पता नहीं ऐसे मिसप्रिंट क्यों करता है। देखिए न्यूज़पेपर में इस तरह से मिस्टेक थोड़ा थोड़ा किया जाता है, पता नहीं आगे इसको करेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसको सर्च किया था न्यूज गूगल में भी, तो 68वां स्थापना दिवस ही आ रहा था, ठीक ना। तो यह बीआईटी मेसा के बारे में बात किया जा रहा था। 15 जुलाई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था, फिर से न्यूज में आया है, ध्यान रखिएगा। पाइका नृत्य ढाल और तलवार के साथ इस नृत्य को किया जाता है। इसमें जो नृत्य करते हैं वह सैनिक वेश में रहते हैं। दिख रहा होगा नृत्य, दिख रहा है ना, देखिए क्या है, तलवार और ढाल दिख रहा है, तो तलवार और ढाल के साथ ही पाइका नृत्य किया जाता है। इसमें इस समय जो है महिलाएं भी भाग ली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जन्म हुआ था 1968 में पुणे में, उनका नाम है धनराज पिल्लाई। तो इनके बारे में यह देखिएगा, ये जो है 4 ओलंपिक, 4 विश्व कप, 4 चैंपियन ट्रॉफी और 4 एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इनका संबंध किससे है, तो यह हॉकी खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा धनराज पिल्लाई को। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगा। और बाकी 2003 में देखिएगा, हॉकी एशिया कप में भी जीत दिलाकर भारतीय हॉकी का स्तर ऊंचा किए थे। 2003 में हॉकी एशिया मतलब एशिया कप है, उसमें भी जीत दिलाए थे। तो कुछ इनके बारे में याद रखिएगा, धनराज पिल्लाई के बारे में। नेक्स्ट आता है अपोलो 11। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये रहेगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम कौन रखे थे, तो नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। इनका जो यान था वह था अपोलो 11। तो अपोलो 11 से ही ये गए थे और 20 देखिएगा जुलाई को लैंड किए थे 1969 में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, 1969 डायरेक्ट पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो नील आर्मस्ट्रांग है वह चंद्रमा पर कदम किस दिन रखे थे, तो 20 जुलाई को। यान याद देखिएगा अपोलो 11 से गए थे चंद्रमा। अभी तो चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है। 3 पर्सन उस समय गए थे, याद है तीनों कौन कौन है, एल्ड्रिन और एडविन, 2 और पर्सन थे इनके साथ। ने देखिएगा दुर्गाबाई ने की थी संपत्ति में महिलाओं के लिए अधिकार की पैरवी। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि इनका नाम है दुर्गाबाई। तो इनका जन्म 1909 में हुआ था आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। इसको मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ना इंपॉर्टेंट जो है मैं कोशिश कर रहा था कि आपको दिया जाए। तो जो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो प्लेस है वहाँ पे भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए इसको मैं लिया। तो याद रखिएगा भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है 2019 में इसको बनाया गया था, और यह भारत का 25वां और सबसे नया हाईकोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके ना। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, बोला गया है 1953 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे सीडी देशमुख, उन्हीं से विवाह किए थे। तो सीडी देशमुख इंपॉर्टेंट है। या क्या थे, ये भारत के पहले जो है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसीलिए जो है इतना सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना था, इसीलिए जो है इसको मैं लिया था। इतना कुछ याद रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर अंग्रेज थे, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी और ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं मैप प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो 4 जिले हैं, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और साहेबगंज। इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो आइए मैप में देख लेते हैं। तो चारों डिस्ट्रिक्ट का जो आपको देखने को मिले वो सारे के सारे जो है संथाल परगना के डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहले तो साहेबगंज आएगा, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले साहेबगंज, उसके बाद क्या था, उसके बाद गोड्डा था, तो उसके बाद गोड्डा आएगा, उसके बाद शायद एक दुमका था, एक जामताड़ा था, गोड्डा जी से लिखेंगे सॉरी। तो साहेब के बाद गोड्डा आएगा, उसके बाद दुमका लिखेंगे और उसके बाद जामताड़ा। तो SGDJ, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, आंसर इसका होगा। तो इस तरह से आपको मैप कर लेना है। तो लोकेशन आपको सारा डिस्ट्रिक्ट का देखते रहिएगा, धीरे धीरे जो है आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा।
आराम से जिस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ करते जाइए, डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देखते जाइए और थोड़ा सा सीरियस रहिए, रटना नहीं पड़ेगा। मैम सारा डिस्ट्रिक्ट आपको जो है से याद हो जाएगा परगना वाइज। जैसे इसमें देख लीजिएगा, संता परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा। इधर 7 है, सबसे बड़ा यही है और सबसे छोटा प्रमंडल यह पलामू प्रमंडल है। ये सब कुछ याद रखिएगा। देखिएगा तो जो संथाल परगना डिवीजन है इसका हेडक्वार्टर दुमका है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है और झारखंड हाईकोर्ट का जो है यहाँ पे एक बेंच भी स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। तो मैप प्रैक्टिस भी हो चुका है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो वह साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट था ना, तो वही पूछा गया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। 17 मई 1983 को इसको स्टेब्लिश किया गया था और 1983 में 2 और डिस्ट्रिक्ट को स्थापना हुआ था। आपको याद आ रहा है, वह था आपका लोहरदगा और गुमला। तो लोहरदगा और गुमला को भी 1983 में ही काटा गया था रांची से। और भी डिस्ट्रिक्ट निर्माण हुआ था, ऐसा कोई जो नहीं कि नहीं था, और भी था। एरिया इसका 2063 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। सब डिवीजन इसमें 2 है और ब्लॉक की संख्या इसमें 9 है। अब देखिए कुछ चीज़ आप लोग कनेक्ट करके याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा साहेबगंज, उसके बाद आज की क्लास देखिएगा गोड्डा और लातेहार। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें अनुमंडल और प्रखंड की संख्या बराबर है, यानी कि इसमें 2 अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन है और प्रखंड 9 है। तीनों डिस्ट्रिक्ट में यही है। ओके, चलिए ब्लॉक देख लिया आपने। इसमें अर्बन यूएलबीज होगा। अर्बन लोकल बॉडीज की संख्या यहाँ पे 3 है और गांव की संख्या 1349 है। अब कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन दिया गया है साहेबगंज के बारे में। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ सौरिया पहाड़िया एंड माल पहाड़िया। तो सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया टाइप के बारे में नाम सुने होंगे। तो इनका जो निवास स्थल है वह राजमहल हिल था, तो वह साहेबगंज में ही है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में याद रखिएगा, यह जो है कृषि के प्रथा को बदलने के लिए जानी जाती है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने के लिए फेमस है सौरिया पहाड़िया जनजाति। ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल जो है से झारखंड में पाया जाता है राजमहल हिल्स में ना, ये सब कुछ याद रखिएगा। फोसिल पार्क पहले भी डिस्कस किया था, न्यूज में भी आ जाया था। तो फोसिल पार्क और मोतीझरा जो वाटरफॉल है वह साहेबगंज में ही है। और नेक्स्ट देख लीजिएगा, जो मोतीझरा वाटरफॉल है वह अजय नदी पर है। ठीक है, साहेबगंज में। और ये जो अजय रिवर है वह बिहार के मुंगेर से रिवर निकलती है। मोतीझरा का क्या मतलब होता है? मोतीझरा का मतलब होता है, यहाँ पे झरना देख रहे होंगे, तो ये इसका होता है स्ट्रीम ऑफ पियर्स ना, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ पियर्स मोतीझरा। नेक्स्ट है द ओनली डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच द रिवर गंगा पासिस। तो गंगा नदी एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड उसे गुजरती है। साहेबगंज से 80 किलोमीटर लगभग इसका लेंथ है। गुमानी रिवर को देखिएगा तो यह ओरिजिनेट होता है राजमहल हिल से, होती है राजमहल हिल से। और ये जो है से राजमहल हिल से जो है से ओरिजिनेट होती है। बाकी एक चीज पॉइंट ये देखिएगा कि जो राजमहल हिल है वो जुरासिक एज का है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजमहल की पहाड़ियाँ है वह किस युग की है, तो यह जुरासिक युग की है। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश साहेबगंज में ही होता है, ये भी पॉइंट बहुत बार डिस्कस किया था। इसको ना जो साहेबगंज का एक किला है जिसका नाम है तेलियागढ़ी का किला, तो उसको गेटवे ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी कि बंगाल का प्रवेश द्वार। और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनेट पर आप लोग सर्च कीजिएगा ना, पलामू का छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर आएगा ना पलामू। वहाँ पे पता नहीं कौन गलत डाल के रखे हैं, नेट पे भी गलत इन्फॉर्मेशन है। उसी चलते एक बार मुझे भी इन्फॉर्मेशन गलत मिल गया था। तो नेट से अगर कोई चीज़ देखिएगा थोड़ा सा सतर्कता से रहिएगा। न्यूज़पेपर इस समय देखिए कि हाँ वो सब चीज़ न्यूज़ में आया है तो जनरली वह ऑथेंटिक होगा। 90% से ज़्यादा में चांस रहता है कि अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आया है तो वह सही रहेगा, न्यूज़पेपर में गलत नहीं छपता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए तो हो चुका है साहेबगंज। बाकी एक भगवा कुआं साहेबगंज में, नाम सुने होंगे भगवा कुआं, तो उसको 1915 में जो है से बनाया गया था एडवर्ड सेवन का याद में। तो भगवा कुआं साहेबगंज में ही है। तो ये सब कुछ साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। साहेबगंज तो पहले भी मैप में दिखा चुका हूँ, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसी को देख लीजिएगा। यहाँ पे साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी, ठीक है, सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी, इधर उत्तर है उधर पूर्व है, तो सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी जिला यही है। तो आज के क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगता है आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो वहाँ पे कनेक्ट जरूर रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में जो कि होगा झारखंड जीके का कल। तब तक के लिए वंदे भारतम, जय हिंद।